लेकिन पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जिसमें बताऊंगा कि क्या सोनिया गांधी को भी अब राहुल गांधी पर भरोसा ना रहा और सचिन पायलट की बगावत के पीछे बीजेपी है या गांधी परिवार। जब से राहुल गांधी की कुर्सी गई है तब से कांग्रेस का हर छोटा नेता, बड़ा नेता दो ही काम कर रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी को कोसो, दूसरा राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है ये प्रोजेक्ट करो। ये सब लगे हुए भाई, कोई नहीं पीछे। राहुल जी राहुल जी राहुल जी चल रहा है। अब सवाल ये है कि भाई ये तो हो ही रहा था, तो फिर सोनिया गांधी को इसमें एंट्री की जरूरत क्या पड़ी? क्या उन्हें भरोसा नहीं है अपने बेटे पर कि वो आज की डेट में स्टैब्लिश हो गए विपक्ष के चेहरे के तौर पर? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि आज सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा और उन्होंने भी यही किया। पीएम मोदी को कोसा और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए सबसे काबिल और जिम्मेदार कांग्रेस को बता दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या सोनिया गांधी को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा कि उन्हें आर्टिकल लिखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी से लड़ सकती है? भाई कायदे से तो उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी, और सब कुछ वैसे भी राहुल गांधी देख ही रहे हैं। तो ये आर्टिकल लिखने की नौबत क्यों आई? वो बता रही है कि विपक्ष को एकजुट अगर कोई कर सकता है और उसके नेता बन सकता है तो भाई राहुल गांधी हैं। क्या इसलिए उन्हें अब सामने आना पड़ रहा है क्या कि राहुल गांधी को प्रमोट करें? पहले आपको दिखाते हैं कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस आर्टिकल में लिखा क्या क्या, फिर आगे की बात बताओ। सोनिया गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। संसद सत्र में सरकार ने संसद चलने नहीं दी, विपक्ष को अडानी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने नहीं दिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर आरोप लगाया कि बहुत तेजी से संसद सदस्यता छीन ली गई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि 95% केस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, जबकि यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जानने के बाद कितनी तेजी से काम हुआ या नहीं हुआ मैं पाठशाला में आपको बता चुका। तो सोनिया गांधी को यह सब लिखकर माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज सवाल इसका पूछा जा रहा है। इसी आर्टिकल में सोनिया गांधी ने आने वाले चुनावों का जिक्र किया और लिखा कि आने वाला समय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़े राज्यों में चुनाव है और मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल होगा। विपक्ष को संदेश देते हुए सोनिया ने लिखा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस एक जैसी विचारधारा रखने वाली पार्टियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते यह कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है। मतलब कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने इशारों में 2024 में विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी के हाथ में देने की बात कह दी। लेकिन राहुल गांधी का इस तरह से एक बार फिर जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है उसमें सवाल फिर उठेगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व पार्टियों, कितनी पार्टियों को मंजूर है? भाई आप कह रही हैं, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, पर दूसरों को भी तो कहना होगा ना। आप देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व को विपक्ष के प्रमुख चेहरों में कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसे अगर आप देखें राहुल के नाम पर कौन कौन तैयार नहीं है। इसमें एक नाम है भाई ममता बनर्जी का। उन्होंने तो कहा था भाई राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी है। दूसरा नाम है केजरीवाल का। ये हालांकि थोड़ा साथ खड़े नजर आते हैं क्योंकि उधर मनीष सिसोदिया अंदर गए, इधर राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, लेकिन इनके खुद के अपने अरमान इतने बड़े हैं कि क्या ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे। तीसरा शरद पवार, उन्होंने तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसे ही खत्म कर दिया, उसमें पिन मार दिया। अखिलेश यादव, ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं गए थे। तो ये इतने बड़े बड़े नेताओं को इस नाम पर सहमति नहीं है और सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस, यही सबको जो है जोड़ेंगे। कैसे? अगर राहुल गांधी को कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है तो बॉस राहुल गांधी को भी तो साबित करना होगा कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अभी हाल क्या है? सावरकर वाला बयान दे दिया उन्होंने, शिवसेना नाराज हो गई थी, फिर उन्होंने कहा अच्छा हम नहीं बोलेंगे इस पर। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सेटिंग हो गई। शिवसेना ने भी कहा कि भाई हो गया, अब इस पर कुछ नहीं होगा, तो बैकफायर कर गया।
अडानी वाले मामले को शरद पवार ने सीधे खारिज कर दिया। ममता बनर्जी राहुल को नरेंद्र मोदी की टीआरपी बताती ही रही है। राहुल गांधी ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग हाल फिलहाल तक कांग्रेस में थे वो भी राहुल गांधी पर सवाल उठाकर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिसमें वो 50 साल रहे। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस में तो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के बारे में सोचने से पहले राहुल गांधी को पहले यह साबित करना होगा कि बॉस, मैं अपनी पार्टी के लोगों को संभालने के साथ साथ विपक्ष को संभाल सकता हूं। लेकिन अभी तक तो वो ऐसा कर नहीं पा रहे, मामला उल्टा ही दिख रहा है। भाई आज की डेट में स्थिति क्या है? राजस्थान में 4 साल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा चल रहा है और अब तक इस झगड़े को सुलझाया नहीं जा सका। 4 साल से चल रहा है भाई, और अब तो और पीक पे चला गया। अभी कुछ महीने में चुनाव होने हैं और राजस्थान में सचिन पायलट एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भिड़ गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट इस धरने से राजस्थान में बड़े उलटफेर का संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी बात यह है कि यहां 2 नेता नहीं संभल रहे और वो विपक्ष का लीडर बनकर, राहुल गांधी विपक्ष का लीडर बनकर दर्जनों पार्टियों को संभाल लेंगे। कैसे बॉस? आपकी पार्टी में आपसे 2 नेता नहीं संभल रहे, प्रधानमंत्री बनकर देश संभाल लेंगे। अरे भैया, पार्टी तो पहले संभालिए। इसलिए विपक्ष के दूसरे लोग राहुल गांधी की लीडरशिप से कतरा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है। भाई कांग्रेस की हालत क्या है? आपको एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, याद है? उसमें एक लास्ट में सीन आता है, वो गाड़ी में इधर से बैठता है तो उधर का दरवाजा खुलता है, वो गिर जाता है। फिर उधर वाला जो है वो घुसता है, इधर वाला गिर जाता है। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ पाती। एक समस्या को बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खुलता है, उधर से एक नई समस्या खड़ी होती है। फिर उसको बैठाते हैं तो इधर से नई समस्या, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं करते, उसको कालीन के नीचे डाल देते हैं। भाई राजस्थान इकलौता बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, फिर भी वहां भयंकर झगड़ा चल रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इसको कोई लोड ही नहीं ले रहे। संसद सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार वायनाड चले गए। राहुल गांधी इसी सीट से सांसद थे, उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी थी। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया। सचिन पायलट राजस्थान में धरने पर बैठे हैं, ये दोनों लोग वायनाड में। क्या दौड़े लोग पूछ रहे हैं, भाई दौड़े दौड़े आपको राजस्थान जाकर वहां मामला देखना चाहिए था, ये वायनाड चले गए। राहुल गांधी ने जिस वाहन में सवारी की उसके आगे सत्यमेव जयते लिखा था। जबकि राजस्थान में जब कांग्रेस 2018 में जीती और मुख्यमंत्री बनने को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा शुरू हुआ था, तो राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाई थी और लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। ये 2018 की तस्वीर है, 14 दिसंबर 2018 की। ये उन्होंने ट्वीट की थी फोटो, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन जैसे इस पूरे तस्वीर में देखिएगा कि सफेद रंग दिख रहा है और काला, बहुत कलर्स दिख नहीं रहे, वैसे ही दोनों नेताओं के रिश्ते में कलर था ही नहीं। ऐसा ही सफेदी की चमकार थी और कुछ कुछ काला काला था। अब काला बढ़ गया है रिश्ते में। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि बॉस क्या हुआ तेरा वादा भ्रष्टाचार मिटाने का, अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी वायनाड में। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए, 4 साल पहले की समस्या थी, आज तक नहीं निपटा पाए। आज की स्थिति यह है कि सचिन पायलट को कांग्रेस लीडरशिप किनारे लगा चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कह दिया कि सचिन पायलट का धरना पार्टी के हितों के खिलाफ है, पार्टी विरोधी है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने अशोक गहलोत के काम की तारीफ कर दी और संकेत दे दिया कि पार्टी गहलोत के साथ है। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट पर सवाल उठा दिए, इशारा कर दिया कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। एक बार सुनिए पवन खेड़ा क्या इशारा दे रहे हैं। हर पहलू पर जांच हो रही है, न केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा, तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर में आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहां ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए
ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस जांच करती नहीं, एजेंसीज ने की नहीं, तो इनको पता कैसे चला कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी? हर बात में बीजेपी ले आते हैं भाई। कभी तो अंदर झांकेंगे कि 4 साल पहले जो समस्या आपने कालीन के नीचे डाल दी थी, आज वही समस्या बाहर आई है। यही एटीट्यूड देश की समस्याओं को लेकर था। नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पूरी कालीन उठवाई कि हटाओ, अरे इतना गंदा, सफाई शुरू की बैंकिंग सेक्टर से लेकर हर जगह की। लेकिन यहां पार्टी के अंदर भी वही डालो, अब वहां नरेंद्र मोदी कांग्रेस की समस्या थोड़ी सुलझाएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, तो क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं? और अगर बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं तो बॉस निकालिए पार्टी से, फिर रखा क्यों है? और अगर कांग्रेस लीडरशिप को यह लगता है कि सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं, तो एक्शन लेने में देरी किस बात की है? अगर सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं तो वो उन मुद्दों को नहीं उठाते जिसमें बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र है। सचिन पायलट ने जहां धरना दिया वहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था कि वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन, देखिए लिखा हुआ है। तो वो बीजेपी से मिले हैं और पब्लिक को याद दिला रहे हैं कि मैं वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की बात रख रहा हूं। बॉस, ये कोई बीजेपी से मिलने की बात ही नहीं। हर चीज बीजेपी पे डालिएगा तो समस्याएं ऐसे ही बड़ी होती जाएंगी। पत्रकार को बोल दो, नेता को बोल दो, अपनी पार्टी के लोगों को बोल दो। गुलाम नबी ने बोला ना कि मुझे भी वो जो G20 था उनको भी बोल दिया था, चिट्ठी लिखवाइए मोदी जी। लेकिन ये सब मुद्दा एक बहाना दिखता है। असली बात यह है कि यह धरना देकर सचिन पायलट ने चुनाव से ठीक पहले गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ ऐलानी जंग किया है। आज सचिन पायलट के धरने में जो तस्वीर लगी थी, इसमें कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी, गांधी परिवार तक की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। सोचिए, सुनिए एक बार सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। एक तरफ सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, लेकिन उनका धरने पर बैठने अशोक गहलोत को टेंशन में नहीं डाल रहा, क्योंकि पार्टी अब अशोक गहलोत के साथ खड़ी है। इसलिए अशोक गहलोत ने आज भी सचिन पायलट के धरने पर कुछ नहीं कहा। सचिन पायलट अशोक गहलोत के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आज अशोक गहलोत ने नया दांव खेल दिया। अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी कर यह ऐलान किया कि वो राजस्थान को 2030 तक देश का सबसे बेस्ट राज्य बनाएंगे। मतलब अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि जो स्कीम उनकी सरकार लेकर आई, वैसी स्कीम किसी ने लागू नहीं की। और जब 2030 तक की बात कर रहे हैं तो संकेत दे दिया कि मैं ही सीएम रहूंगा। लेकिन यह सब जो कांग्रेस में चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, अभी हो रहा है, बीजेपी करा दे रही है। बॉस, ये सब कांग्रेस के लिए नई बात है ही नहीं। कांग्रेस नेतृत्व का इतिहास ही ऐसा रहा है जिसमें मामले को निपटाने की बजाय उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया और फिर मामला बिगड़ गया। आपको हाल फिलहाल के कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे आपको याद होगा पंजाब, अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू। आज की डेट में अमरिंदर सिंह बीजेपी में। मध्य प्रदेश, सिंधिया वर्सेस कमलनाथ। आज की डेट में सिंधिया बीजेपी में केंद्रीय मंत्री। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। अब तक झगड़ा निपटा नहीं है। राजस्थान में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। अब तक झगड़ा निपटा नहीं है। अगर आप इससे पहले का भी इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस नेतृत्व अक्सर ऐसे टकराव के मामलों को उनके हाल पर छोड़ देने में विश्वास रखती नजर आई है। और फिर उसका खामियाजा यह होता है कि कांग्रेस उस राज्य से सत्ता से आउट हो जाती है। अभी गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद में बताया कि कांग्रेस का हाईकमान राज्यों के उन नेताओं को सपोर्ट करता है जो कमजोर होते हैं और उन नेताओं को किनारे लगा देता है जो लोकप्रिय होते हैं। कमजोर को सपोर्ट कर रहा है और लोकप्रिय को साइड लगा रहा है। जैसे यूपी में कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को अचानक बर्खास्त कर दिया। यूपी के दिग्गज नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा का एक किस्सा है। यूपी में इंदिरा गांधी ने 1975 में
मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी सोचती थी कि बहुगुणा हर काम इंदिरा गांधी से पूछ कर करें, लेकिन बहुगुणा ने कह दिया कि बैक सीट ड्राइविंग मुमकिन नहीं है और यूपी जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अपने फैसले खुद लेने होंगे। बहुगुणा ने बताया था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके बेटे संजय गांधी को बहुगुणा पूरे यूपी में उस तरह से सियासी यात्रा करवाएं जैसे उस वक्त राजस्थान और महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने करवाई थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने इंदिरा गांधी को कह दिया कि संजय गांधी अपने पैरों पर चलें, बहुगुणा के कंधे खाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। वो कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि इसी वजह से मेरी कुर्सी चली गई। हेमवती नंदन बहुगुणा को हटाकर एनडी तिवारी को इंदिरा गांधी ने यूपी का सीएम बनाया। 1980 के दौर में तो ऐसा हुआ कि यूपी में कांग्रेस ने 8 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। यह राजीव गांधी का कार्यकाल था। 1985 में राजीव गांधी ने एनडी तिवारी को हटाकर वीर बहादुर सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। वीर बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो राजीव गांधी के कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर थे, यानी कुछ खास काम के लिए उन्हें सीएम बनाया गया था। फिर राजीव गांधी ने 3 साल के अंदर वीर बहादुर सिंह को भी हटा दिया और एनडी तिवारी को फिर से सीएम बना दिया। इस तरह बार बार सीएम बदलने से कांग्रेस का यह हाल हुआ कि 1989 का चुनाव कांग्रेस ऐसा हारी बॉस कि आज तक यूपी में वापसी कर ही नहीं पाई। 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की यूपी में सीटें घटकर 94 हो गई थी। 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस की यूपी में सीट घटकर 2 सीट आई है, 2 सीट अभी 2022 के चुनाव में यूपी। इसी तरह से बिहार में 1983 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बर्खास्त किया। इसी तरह से ओडिशा में 1999 में सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम जेबी पटनायक को सीएम पद से हटा दिया। असम में जब तरुण गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच टकराव चल रहा था, तब सोनिया गांधी ने फैसला लिया था कि हेमंत बिस्व शर्मा असम में चेहरा होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का फैसला पलट दिया, कहा जाता है। आज की तारीख में बिहार हो, ओडिशा हो, असम हो, हर जगह कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ओडिशा में 23 साल से सत्ता से बाहर है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति छोटी पार्टियों की तरह होकर रह गई और असम में पिछले 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। तो ये कोई बीजेपी की समस्या नहीं है कि बीजेपी कुछ करवा दे रही है। बॉस, आपका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, गलत फैसलों की लंबी लिस्ट है। अच्छा, पॉलिटिक्स में गलत फैसले करना कोई नई बात नहीं है, सब पार्टियां करती हैं। किसी को पता थोड़ी रहता कि कौन सा फैसला चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन एक पैटर्न दिखता है। उसी पैटर्न को आज तक कैरी किया जा रहा है। बस उसमें एक नया हिसाब ये जोड़ दिया गया है कि अपनी गलती को बीजेपी पे डाल दो या किसी और पे डाल दो, मीडिया पे डाल दो, जुडिशरी पे डाल दो, बीजेपी पे डाल दो, ईवीएम पे डाल दो, इलेक्शन कमीशन पे डाल दो, किसी पे डाल दो। बस इतना कह दो कि मेरे से कुछ गलत नहीं हो सकता, तो बस चलाते रहिए ये हिसाब।